क्वेश्चंस बने थे यहाँ से इस चैप्टर से। कुछ सर ये टर्म बोलो। इनऑर्गेनिक का पार्ट है। नहीं, फिजिकल का ही पार्ट बोल सकते हो, सच इनऑर्गेनिक का तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं काफी कुछ, बट फिजिकल का ही बोलूंगा मैं, तो इनऑर्गेनिक का नहीं बोलूंगा। कुछ चीजें मेमोराइज करने के लिए, समझने के लिए दोनों ही है। कोर इनऑर्गेनिक नहीं है, यू डोंट नीड टू मेमोराइज लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, 2 या 4 केमिकल रिएक्शन चाहिए पूरे चैप्टर में। और स्पेशली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इज द पार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। काफी बुक्स में तो मोल कॉन्सेप्ट में ही दिया होता है। First 4 terms that we have already seen in electrochemistry also, equivalent weight. It is the weight of a substance which can transfer 1 mole of electrons. क्या ऐसा ही कुछ डेफिनेशन देखा था हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका? लिखा था नहीं लिखा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? आकाश, आदित्य, अपूर्व, बोलो, तीनों में से किसी की भी आवाज नहीं है इनमिट करके। अनुराग, लिखा था तुमने? यस सर। N factor, it is the number of moles of electron that can be transferred by 1 mole of the substance. और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिया है, यहाँ पे 1 मोल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिया है तो 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस का कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, वो N फैक्टर होता है। क्लियर? ये वो वेट जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, ये वो नंबर जो 1 मोल सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है। क्या आप दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो तुम? Number of moles of electron transferred by 1 mole of the substance, weight which can transfer 1 mole of electron. मेरी एक एग्जांपल लूंगा O2 का। लेट से O2 रिएक्ट कर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। क्लियर? 1 मोल O2 कैन ट्रांसफर 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका n फैक्टर हो गया 4। अब इक्विवेलेंट वेट की बात करें, 32 ग्राम कैन ट्रांसफर 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन 32 by 4 कर दो, 8 ग्राम कैन ट्रांसफर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना वेट ट्रांसफर कर रहा है? 8 ग्राम। तो 8 ग्राम इसका इक्विवेलेंट वेट, n फैक्टर 4। इफ यू वांट टू रिलेट देम, देन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलार वेट अपॉन n फैक्टर। ऐसे हम रिलेट कर सकते हो। क्लियर? 32 by 4 is 8। और पहले भी हमने रिलेट किया था ना, फैराडेज लॉ के पहले जस्ट।
क्लियर है इतना? धनंजय, ऋतुजीत? हाँ सर। हाँ सर। ऋतुजीत क्या लिखा था? सर आर वी गोइंग टू लर्न एस्टिमेशन सेपरेटली, विच एस्टिमेशन? सर वो सॉल्ट एनालिसिस के मॉड्यूल में क्वेश्चंस थे वो एस्टिमेशन से रिलेटेड, तो वो अलग से हम पढ़ने वाले ही हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर बताओ मुझे, कौन सा था, या पढ़ के बताओ क्या था क्वेश्चन। सर वो जो एक्सरसाइज 3 फर्स्ट पार्ट में थर्ड क्वेश्चन था कि सल्फेट इज एस्टिमेटेड एज बेरियम सल्फेट एंड नॉट एज मैग्नीशियम सल्फेट। नहीं तो हाँ, तो एस्टिमेटेड मतलब बेसिकली वो एक सेपरेट हेडिंग नहीं हुआ। एस्टिमेशन मतलब उससे वो रिएक्ट करके क्या हम पता कर पा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन हो गया वो। मतलब हम और पूरे सर वो सॉल्ट एनालिसिस में एस्टिमेट ही तो, और पूरे सॉल्ट एनालिसिस में एस्टिमेट ही कर रहे हैं कि कौन सा प्रेजेंट है कौन सा नहीं प्रेजेंट। बोलो। और सर वो पहले ऐसे याद है कि डीपीपी में भी ऐसे केम इन्फो में आया था कि एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन वगैरह ऐसे। वो मतलब सेम ही है, पूरे सॉल्ट एनालिसिस एस्टिमेट करना क्या प्रेजेंट है क्या नहीं है, और बताओ उसका कैलकुलेशन वाला पार्ट कितना प्रेजेंट है, तो मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू आ जाएगा। तो हमने एस्टिमेशन ही किया है, मतलब ऐसा कुछ सेपरेट हेडिंग नहीं है, एस्टिमेशन ऑफ दिस, तो सॉल्ट एनालिसिस ही हो गया बेसिकली। मतलब मैं खुद पढ़ के, जिसमें मैंने पढ़ा कि एस्टिमेशन सेपरेटली, मतलब आई डोंट नो कि एस्टिमेशन ऐसा सेपरेट क्या हेडिंग है। तो एस्टिमेशन एनालिसिस बोथ आर सेम थिंग, कुछ अलग नहीं है ना। मतलब तुम सारे क्वेश्चंस कर पाओगे एनायनिक एनालिसिस से रिलेटेड, बट अभी सॉल्ट एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुआ है। काफी बार इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं केटायन एनायन को मिला के बन जाते हैं। केटायन एनालिसिस होगा तब तुम सब कुछ कर पाओगे। दैट विल अगेन टेक 2 to 3 लेक्चर। वो इसलिए मैंने कंटिन्यूशन में नहीं कराया, बहुत हेवी सा हो जाता फिर इतने सारे रिएक्शन। हम पहले बीच में एक फिजिकल का वाला चैप्टर देख लेते हैं, फिर वापस उस पे आ जाएंगे। ठीक है, वैसे भी हमारे प्लानर में भी वो जो चैप्टर होता है सेपरेट ही होता है। केटायनिक एनालिसिस ऑलमोस्ट सबसे लास्ट में होता है, एनायनिक एनालिसिस स्टार्टिंग के उसमें होता है। बुकलेट भी अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें।
कॉपी कर लो, फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं दोनों। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन किया गया था वेट बाय मोलार वेट, इन द सेम मैनर वी कैन डिफाइन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को रिप्लेस किया मोलार वेट अपॉन एन फैक्टर, तो वेट बाय मोलार वेट तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। Note, if number of gram equivalent are given x, that means we have that much amount of the substance which can transfer x mole of electron. Clear? हमारे पास उतना अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस का जो x मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सके। तुम्हें बोला गया वी हैव 5 ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब उतना अमाउंट है जो 5 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है। नॉर्मलिटी, it is the number of gram equivalent present per liter of the solution. Molarity था number of moles per liter, ये number of gram equivalents per liter. Any upon volume of solution in liter, number of equivalent को कैलकुलेट किया जा सकता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम से। जैसे मोल्स को किया था वॉल्यूम इनटू मोलारिटी, यहाँ पे वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी। तो वन मोर फॉर्म, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर लिख दिया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम हो गया मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। इज दैट ओके? सब कुछ रिवीजन चल रहा है जो हमने किया है ऑलरेडी, और लिखना भी है तुम्हें सब। क्या हमने इतना किया था उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? यस सर। ये दत्ता, हर्षल, करण लिखा था लेक्चर नोट्स में? स्वाति? हाँ सर, लिखा था। तो यदि हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यदि फॉर्मूले देखें, इतने फॉर्मूले हमारे पास, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन मोलार वेट इनटू एन फैक्टर, which can be written as number of moles into n factor, normality into volume, normality can also be written as molarity into n factor, molarity into volume into n factor, इतने फॉर्मूले। या equivalent weight of x by is equal to equivalent weight of a plus equivalent weight of b, दोनों के equivalent weight को ऐड कर देंगे तो equivalent weight आ जाएगा x by का। जनरली मोलार वेट में क्या होता था, x का और y का मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे x और y कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, equivalent weight of Al2SO4 whole thrice is equal to equivalent weight of aluminium plus equivalent weight of sulfate, ऐसा कुछ। You don't need to multiply any coefficient here. इसको मैं प्रूव भी करता हूँ अब ऐसा क्यों होगा। चलो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। मोलार वेट 2 × 27 प्लस 3 × 96, ये इसका मोलार वेट आ गया अपॉन एन फैक्टर। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं जब ये कंपाउंड बन रहा है? क्या 2 एल्यूमिनियम पे +6 चार्ज है, क्या 3 सल्फेट पे -6 चार्ज है? Can we say that 1 mole of the substance can transfer 6 mole of electron? कहा जा सकता है क्या ऐसा?
यदि 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, इसका n फैक्टर हो गया 6 मोलार वेट अपॉन n फैक्टर इक्विवेलेंट वेट। इसको हमें वेरीफाई करना है राइट साइड से। इसका मोलार वेट 27, n फैक्टर 3 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, मोलार वेट 96, n फैक्टर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड। चलो चेक कर लेते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड से मारा है नहीं आ रहा है, सेपरेट कर लो। 2 into 27 कितना होता है टोटल, काउंट करो। 9, ये हो रहा है 9 प्लस 96 बाई 2 49 और 48। इसको भी तुम सेपरेट करोगे 2 by 6 27 by 3 9 प्लस 3 by 6 96 by 2 48 मैच करेगा ना, चेक कर लो। ये दोनों क्वांटिटी सेम है, एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा। इज दैट ओके? आकाश, अनुराग, स्वयं प्रकाश, क्लियर है इतना? Yes, yes. नीरज, कौन अनम्यूट है? Calculation of equivalent weight and n factor. कौन क्या कर रहा है टाइम पास से? चलो देखो, H2SO4 plus NaOH can react to give Na2SO4 and H2O. हमें n factor यदि देखना है, n factor for acid and base, they are the number of H plus OH minus which can involved in the reaction or which are involved in the reaction if reaction is given. कितने H plus involved हैं per molecule? 2 n factor. 2 NaOH can give 2 OH minus, but एक NaOH तो अभी भी एक OH minus दे रहा है, n factor is 1. But if we write reaction in this manner, H2SO4 plus NaOH
यदि रिएक्शन कुछ ऐसा लिखा है, इन सच सिनारियो n फैक्टर विल बी 1 in 1। यहां पर H2SO4 के पास है तो 2H+, बट इन द गिवन रिएक्शन इट इज लूजिंग ओनली 1H+ आयन। So number of H+ or H- ions per molecule involved in the reaction, यदि रिएक्शन दे रखा है, if reaction is not given, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू रिपोर्ट की जाती है। तुमसे इन जनरल पूछा गया है H2SO4 का इन फैक्टर बताओ, तुम रिपोर्ट करोगे आंसर 2। रिएक्शन दिया है तो फिर चेक करना पड़ेगा। क्या इतना क्लियर है? किरण, मनस्वी, निखिल, इज दैट ओके? तुम अनम्यूट नहीं कर पाओगे, चैट बॉक्स में लिखो। और नंबर ऑफ H+ और OH- जितने लूज कर रहे हैं ना, उसे हम बेसिसिटी और एसिडिटी भी बोलते हैं। एसिड के लिए बोला जाएगा नंबर ऑफ H+ व्हिच कैन बी रिमूव्ड इज बेसिसिटी ऑफ एसिड, और OH- के लिए कहा जाएगा नंबर ऑफ OH- व्हिच कैन बी रिमूव्ड इज एसिडिटी ऑफ द बेस। चलो मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं एसिड बेस के। H3PO4, H3PO3, H3PO2, BaOH whole twice, KOH, NH3, इन सबका तुम्हें n फैक्टर बताना है। You need to find out n factor for all this. H2SO5, H3PO5, सिक्स 8, टोटल 8 केसेस है। तुम्हारे 8 आंसर तुम चैट बॉक्स में लिखो इसी ऑर्डर में। रिएक्शन नहीं दे रखी है तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू रिपोर्ट करना है। तेजस, अमोनिया का गलत है। जीरो फैक्टर n तो किसी का होता ही नहीं है ना। यदि n फैक्टर 0 है मतलब कांट बी डिफाइंड, हम 0 नहीं लिखते हैं, मतलब फिर लिखा जाएगा नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। It can lose 3H+ ion, it can lose 2H+ ion, it can lose 1, 2, 1, NH3 दे रखा है, बेसिकली इट इज NH4OH। ये पानी के साथ रिएक्ट करके OH- को एक्सेप्ट करेगा और H मतलब NH3 से NH4+ बनाएगा और OH- रिलीज करवाएगा, उसका n फैक्टर होगा 1। H2SO5 2, H3PO5 3। तो मुझे लगता है 1, 2, 3, 4 ये 4 केसेस मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताने पड़ेंगे। बता भी देता हूं मैं। H3PO3 structure will be only those hydrogen are acidic which are attached with the oxygen. Hydrogen which is attached with the central atom, they are not acidic hydrogen, they are basically reducing hydrogen. ये H+ नहीं देंगे, क्लियर? तो यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन, दूसरा ये हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच है, ये एसिडिक होते हैं, तो इन फैक्टर 2 हो जाएगा।
ये हाइड्रोजन कभी भी H+ के फॉर्म में रिलीज नहीं होगा। इस केस में दो हाइड्रोजन सिंगल एटम्स अटैच हैं, दे आर नॉट एसिडिक, ओनली वन हाइड्रोजन इज एसिडिक। क्लियर? ये पढ़ा भी होगा तुमने पहले भी, ऐसा नहीं कि यहीं पे है। क्या किसी को कोई डाउट है इसमें? चैट बॉक्स में लिख दो ना, मैंने अनम्यूट मतलब वो म्यूट वाला ऑप्शन हटा रखा है, पता नहीं कौन क्या टाइम पास कर रहा था। अनुराग, इज दैट ओके? यश, वेदांत, गणेश, प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स। H2SO5, one peroxy linkage is there. Still दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर देयर, तो इसका इन फैक्टर हो गया 2. HCPO5, one peroxy linkage is there. 1, 2, 3. चलो, कोई डाउट यहां तक? क्लियर है इतना? ठीक है, सेकंड केस। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट मैंने नहीं लिखा है ना, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलार वेट अपॉन एन फैक्टर, तो जस्ट एन फैक्टर कैलकुलेट कर लिया, मतलब इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लिया। फॉर ऑक्साइड एंड सॉल्ट, एन फैक्टर total charge on all cation or maybe anion, किसी भी एक पे ले लो, सेम होगा, पर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल Na2O, BaO, Al2O3, Mg, SO4, Al2, PO4, AlPO4, Ba3, PO4 whole twice, नेट चार्ज ऑन कैटायन +2, एनायन -2, दोनों पे सेम ही होगा, एन फैक्टर 2, एन फैक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड रिपोर्ट करते हैं 2, Al2O3 6, +6 चार्ज ऑन कैटायन, -6 चार्ज ऑन एनायन ऑक्साइड, MgSO4 +2 -2, +3 -3, +6 -6, NaCl 1, KNO3 1, +1 -1, काफी सिंपल सा केस है ना ये। क्या इतना क्लियर है? तन्मय, तेजस्वी, तितिक्षा, वेदांत, इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखो यस नो।
फॉर रिडॉक्स चेंज मेनली हमें इसे डिटेल में देखना है थोड़ा। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, टोटल चेंज को ऐसा भी लिख सकते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो ये एग्जांपल कॉपी कर लो। K2Cr2 क्रोमियम +6 से +3 में गया है, चेंज हुआ है 3 का। पर मॉलिक्यूल 2 क्रोमियम एटम है 3 × 2 किया, पर मॉलिक्यूल 1 क्रोमियम एटम है 3 × 1 कर दिया। यहाँ पे 3 का n फैक्टर आएगा, यहाँ पे 6 n फैक्टर आएगा। और इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं जो हम करेंगे आगे। मुझे जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो ये ध्यान दिलाना। और इसके एग्जांपल्स करने काफी बाकी है ना, एग्जांपल्स पेंडिंग है इसके रिडॉक्स वाले के। इज दैट ओके? क्या मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूं उस पे आज शाम को? आज फ्राइडे है ना? हाँ सर। तो थोड़ा सा चैप्टर फास्ट हो जाएगा, तो इवनिंग में एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेते हैं। टाइमिंग तुम्हारे कोई क्लासेस तो नहीं इवनिंग में आज? सर अभी तक तो कितने बजे से JR का?